हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सकॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं SC/ST एक्ट के बारे में। इस एक्ट का चर्चा आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस के द्वारा जो है एक रेगुलेशन लाया गया 13 जनवरी 2026 को, और इस 13 जनवरी 2026 को लाए गए रेगुलेशन को 15 तारीख से एप्लीकेबल भी कर दिया गया है। इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि SC/ST एक्ट से काफी सिमिलर है, वो काफी रिलेटेड है। तो उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे, जो आखिर यूजीसी के अंदर जो लाया गया है उसमें क्या डिस्कशन है। बाकी मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस एक्ट को समझने की जरूरत है, जो आखिर ये एक्ट है क्या, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन आया गया था और बाद में उसे क्या संसद के अंदर चेंज कर दिया गया। क्योंकि जब कभी भी SC/ST एक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी चर्चा उठती है तो कई सारे आंदोलन होते हैं और उस आंदोलन के बाद जो भी उसमें चेंजेस होते हैं उसे वो फिर से जैसा का तैसा ही कर लेते हैं। तो यही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आने के बाद भी क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा सिनेरियो बना जाके संसद में उसी चीज को चेंज कर दिया गया। कई बार हमें पार्लियामेंट के अंदर ये देखने के लिए मिलता है, करंट की जो गवर्नमेंट है वो कई बार पिछली गवर्नमेंट को कई सारे ताने सुनाते रहते हैं, जो आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट को भी आपने चेंज किया है, उस जजमेंट में ये बातें कही गई, लेकिन आपने उस सारे सिनेरियो को चेंज करते हुए आपने पार्लियामेंट में फिर से बिल पास किया और फिर से उस रूल को एप्लीकेबल कर दिया। तो इस बार हम ये समझेंगे, जो 2018 में कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 के अंदर एक फैसला दिया गया जिससे कि चेंज कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर, और फिर से जैसा का तैसा रेगुलेशन जो भी लॉज थे उसको फिर से एप्लीकेबल कर दिया। तो वो सारी बातें आज हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही यूजीसी के अंदर जो चेंजेस आए हैं, यूजीसी के द्वारा जो भी रेगुलेशन लाए गए हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए समझते हैं जो सारी बातें है क्या। देखिए, इसमें फर्स्ट तो हमें यह समझने की जरूरत है, जो आखिर SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 ये है क्या। देखिए, इसमें जो एक्ट है ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो हमारे शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए और उन्हें प्रिवेंशन देने के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया, ताकि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है उनके साथ ना किया जाए, उन्हें कोई जाति सूचक वर्ड यूज करते हुए उन्हें किसी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए, इसके लिए यह एक्ट लाया गया था। लेकिन बाद में इसमें OBC भी ऐड किया गया, ठीक है। और हमें कई सारे कहानियों में, कई सारे स्टोरी में और हिस्ट्री की भी बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो कई जगह हमें यह बताया जाता है, जो उच्च कास्ट के, जो कि सवर्ण कास्ट आज के डेट में कहा जा रहा है, जो सवर्ण कास्ट के लोग जो हैं वो SC/ST के कास्ट वालों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार करते थे, जिसे ही यहां पे ठीक करने के लिए जो है इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी और इस एक्ट को लाया गया। जो समाज में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, समाज में जो है जाति के नाम पे जो है वो बटे ना, उनके साथ कोई प्रताड़ना ना हो, इसलिए इस एक्ट को लाया गया और प्रिवेंट किया गया। SC/ST कम्युनिटीज को यहां प्रिवेंट किया गया, यहां पे SC/ST कम्युनिटीज को, साथ ही प्रोवाइड द स्पेशल कोर्ट एंड द स्पेशल ट्रायल्स, इंश्योर द डिटरेंट पनिशमेंट फॉर द कास्ट बेस्ड क्राइम्स। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई कास्ट बेस्ड अगर कोई क्राइम हो रहा है, जहां पे कास्ट से रिलेटेड अगर उन्हें बोल करके या उनके कास्ट का नाम लेकर के या कोई भेदभाव करके अगर कोई क्राइम किया जा रहा है, तो वहां पे डिटरेंट पनिशमेंट का भी रूल एप्लीकेबल किया गया। तो ये सारी कहानी जो है इसमें मेंशन है, लेकिन इसका गलत यूज भी हो रहा है। और कई बार हमने ये देखा है, चाहे वो हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करें या फिर पॉस एक्ट की बात करें या पॉक्सो की बात करें, जब कभी भी किसी की सुरक्षा की बात आती है, किसी को प्रिवेंट करने की बात आती है, उस समय कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही हमने डोमेस्टिक वायलेंस में भी देखा है, वैसे ही हमने डाइवोर्स के केसेस में भी देखा है, वैसे ही हमने यहां SC/ST एक्ट में भी देख रहे हैं। ये सारी जगह जो है जहां पे प्रिवेंट करने की बात होती है, वहां कहीं ना कहीं उस प्रिवेंशन के पीछे और इस तरह के एक्ट को झांसा में लेते हुए कई तरह के लोग जो हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में ही
जो इनोसेंट पर्सन होते हैं वो कई बार प्रताड़ित हो जाते हैं, कई बार उन्हें नुकसान होता है। तो इसी सबको देखते हुए जो है यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक जजमेंट आया था 2018 में, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 है। ये सुप्रीम कोर्ट का इसमें की डायरेक्शन क्या था? द सुप्रीम कोर्ट, अच्छा इसमें क्यों आया था मैं आपको बताऊं, क्यों डायरेक्शन क्यों आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो 2013, 2014 एंड 2015 इन तीनों साल में जो केसेस आए थे, फॉल्स केसेस, वो अप्रॉक्स 9000 केसेस थे। इसमें भी अप्रॉक्स 9000 थे और इसमें 8.9000। इतने सारे केसेस जो कि फॉल्सली यहां पे रजिस्टर्ड किए जा रहे थे और बाद में जो भी इनोसेंट पर्सन है वो इसमें कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहा था। क्योंकि इसमें जो रूल है वो ये है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर किसी ने भी आपके नाम से कंप्लेंट कर दिया, जो आपने किसी भी SC ST या OBC वाले पर्सन को आपने किसी भी जाति सूचक वर्ड से प्रताड़ित किया है या उन्हें उस नाम से बुलाया है, तो ऐसे कंडीशन में आपके नाम से कंप्लेन होगा, FIR दर्ज होगा और आपको डायरेक्टली अरेस्ट किया जाएगा। और बेल का प्रोविजन भी इसमें काफी स्ट्रिक्ट है। तो ये मामले जब देखे गए, जब 2013 में 9000, 2014 में 9000, इतने सारे केसेस जब क्वेश हो रहे थे, जब फॉल्सली जो है वो कहीं ना कहीं मेंशन किए गए थे, बाद में सेटलमेंट हो रहा था, ये एक धंधा सा बन गया, अर्निंग का सोर्स ऑफ अर्निंग बन गया उन SC ST OBC वाले पर्संस के लिए, जो वो लोग गलत तरीके से किसी के नाम से केस करते हैं और उसके नाम से फिर और वहां पे फिर अर्निंग की सोर्स बनाते हैं। तो इसी सबको देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही सेफ गार्ड को देखते हुए, प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ दिस एक्ट, क्या दिया गया डायरेक्शन? इस केस के अंदर डायरेक्शन दिया गया, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ही डायरेक्शन दिया गया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेटरी कर दिया गया। क्या पुलिस मस्ट कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्टरिंग एन FIR एंड अरेस्टिंग द एक्यूज्ड। यहां पे प्रिलिमिनरी जो है वो इंक्वायरी करने का यहां पे मैंडेटरी कर दिया, जिससे कि ये पता चल पाए, जो आखिर इनिशियल कंडीशन में जब पुलिस जाकर के पता करे तो ये कम से कम पता चले जहां ऐसा कोई घटना हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बाद ही FIR को रजिस्टर करे और तभी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया जाए। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, जो अगर किसी ने भी जाकर के कंप्लेन कर दिया तो डायरेक्ट आपके नाम से FIR होगा और फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा यही कहा गया था, तो जाकर के पहले आप प्रिलिमिनरी जो है इंक्वायरी करें। पुलिस को यह कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो आप पे आकर के पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करें, उसके बाद ही आप FIR भी रजिस्टर करें या साथ ही जो भी एक्यूज पर्सन है उसे अरेस्ट करें। दूसरा, अप्रूवल बिफोर अरेस्ट, पब्लिक सर्वेंट से अप्रूवल फ्रॉम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी या प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए अप्रूवल फ्रॉम द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP से वो अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसके? अप्रूवल बिफोर अरेस्ट, अरेस्ट करने से पहले इनका अप्रूवल लेना जरूरी हो गया। इस जजमेंट के अंदर ये डायरेक्शन दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। थर्ड क्या था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑटोमेटिक अरेस्ट। ठीक है, अरेस्ट शुड नॉट बी अ मैकेनिकल, मस्ट फॉलो सेक्शन 41 CRPC, जिसका यूज करते हुए आज की डेट में ये चेंज हो चुका है, क्योंकि अब नया BNSS आ गया है तो उसके अकॉर्डिंग सेक्शन चेंज हो गया। लेकिन इस सेक्शन के अंदर जो भी प्रोविजन है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं जहां पे अरेस्ट करने से पहले पर्सन को नोटिस दिया जाता है, तो ये उन्हें बोला गया जो आप इसे भी फॉलो करेंगे। ये डायरेक्शन दिया गया जो कि बहुत ही जेन्युइन डायरेक्शन था और बहुत ही एक नॉर्मल था, जो अगर कोई भी एक्यूज पर्सन को पहले डिफेंड करने का मौका मिले, पहले ये तो पता चले जो अगर विक्टिम ने कंप्लेन किया है, कंप्लेन जो है वो सही है या नहीं है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी तो हो जाए। ये तीन डायरेक्शन दिए गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसमें कोर्ट का रीजनिंग क्या था? कोर्ट का कहना था जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, इसका वायलेशन हो रहा है कहीं ना कहीं अगर किसी भी पर्सन को डायरेक्टली अरेस्ट कर लिया जाए तो। साथ ही बैलेंस बिटवीन द विक्टिम प्रोटेक्शन एंड द फॉल्स इंप्लीकेशन एंड लॉ शुड नॉट बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। यहां पे ये ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा जो है ये कहा गया, जो यहां पे कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, जिसमें कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई। और दूसरी बात, जो बैलेंस बिटवीन द विक्टिम प्रोटेक्शन
देखिए कोई भी लॉ इसलिए नहीं बना जो इसको एक धंधे के तौर पे काम किया जाए, ये भी एक बिजनेस का मॉड्यूल बन जाए, इसके लिए लॉ नहीं लाया गया है। लॉ लाया गया है तो ताकि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना हो, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी जमाने में एससी एसटी समाज के साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ है तो उसे चेंज किया जाए, उस सिनेरियो को चेंज किया जाए, और आज की डेट में अगर कोई भी पर्सन इस तरह का गलत एक्टिविटी करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन समाज में दो तरह के लोग होते हैं, कोई प्रताड़ित भी होता है तो कोई प्रताड़ित करने वाला भी होता है। तो यहां पे एससी एसटी समाज में भी कई सारे ऐसे लोग पाए गए जो कि इस एक्ट का गलत यूज करने लगे, और गलत यूज करने के चलते यहां पे ये कहा गया जो विक्टिम प्रोटेक्शन भी होना जरूरी है। फॉल्स इंप्लीकेशन हो रहा है गलत तरीके से, वो भी गलत है कहीं ना कहीं, जिसके कारण जो है यहां पे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है। ये बात कोर्ट के द्वारा कहा गया। इसका रिएक्शन क्या रहा? रिएक्शन ऑफ द जजमेंट क्या रहा? जजमेंट ट्रिगर्ड एंड नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ। नेशन वाइड जो है वो प्रोटेस्ट करने लगे लोग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्गुमेंट दैट द सेफगार्ड ऑफ द एक्ट। देखिए इसमें यह कहा गया जो ये एक्ट ही खत्म कर दिया गया। लेकिन मैं और आप इस बात को अगर इतनी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर जानने की कोशिश करें, यहां पे एक्ट को खत्म करने की बात नहीं कही गई थी, बस ये कहा गया था जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा जिसमें कि पुलिस पर्सन जाकर के ये पता करेगा जो आखिर ये जो भी घटना है, जो भी यहां पे एक्सीडेंट हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, वो एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है, ये वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में पता कर लेंगे। उसके बाद ही एफआईआर रजिस्टर होगा। साथ ही यह भी कहा गया जो सेक्शन 41 सीआरपीसी का जो है वो भी यहां पे ध्यान रखा जाए, जिसमें कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने से पहले नोटिस दिया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा चीजें, उसके बाद ही आगे के प्रोसेस किए जाएंगे। विक्टिम की प्रोटेक्शन की बात कही गई। साथ ही यह भी कहा गया जो भी पर्सन एक्यूज्ड है उनका भी प्रोटेक्शन जरूरी है, क्योंकि कई बार फॉल्सली केसेस जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया और ये चेंजेस हुआ था। लेकिन जिस गवर्नमेंट से हमें कई सारी उम्मीद हैं, जिस गवर्नमेंट के लिए हम कई सारी उम्मीद अपनी बना करके बैठे हुए हैं, उसी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि देखिए इस गवर्नमेंट का नाम इसलिए बार बार मैं ले रहा हूं क्योंकि इन्हीं गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रीवियस के गवर्नमेंट वाले हैं उनको यह कहा जाता है जो आपने ट्रिपल तलाक के टाइम में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसे कि चेंज करते हुए पार्लियामेंट में आपने चेंज कर दिया और बाद में उसे आपने एप्लीकेबल कर दिया गया। तो आपने सेम एक्टिविटी यहां पे करके दिखाया है और गवर्नमेंट अपना वोट बैंक पाने के चलते यहां पे सेम काम किया। उन्होंने क्या किया? जो अमेंड द एक्ट 2018 और यहां पे सेक्शन 18A इंट्रोड्यूस किया और जो भी कोर्ट का था डायरेक्शन उसे नलीफाई कर दिया। यह किया गया यहां पे पार्लियामेंट के द्वारा। अब इस पार्लियामेंट के अंदर जो है वो दोनों गवर्नमेंट, क्योंकि ये पूरा वोट बैंक का राजनीति है और इसी के चलते पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, और इसी के चलते यहां पे दोनों के दोनों पार्टीज जो हैं, जो अपोजिशन में भी बैठे थे, ये जो करंट गवर्नमेंट में हैं, वो दोनों के दोनों चुप रहे इस बात के लिए और कानों कान ये बात ज्यादा फैली नहीं और नॉर्मल तरीके से इसे पास कर दिया गया पार्लियामेंट में और साथ ही राज्यसभा से पास हो गया और उसके बाद इसे चेंज कर दिया गया। जो डायरेक्शन दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो एक नॉर्मल डायरेक्शन था जो कि किसी भी केस के अंदर ये होना बहुत जरूरी है अगर उस एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है तो। लेकिन यहां पे जो है वो चेंजेस कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिक्वायर्ड, ये चेंज कर दिया गया। एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड इमीडिएटली, नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन, नो प्रायर अप्रूवल ऑफ फॉर अरेस्ट, ठीक है। और साथ ही बार ऑन एंटीसिपेटरी बेल रिफॉर्म। देखिए एंटीसिपेटरी बेल जो कि एक राइट माना जाता है, कभी भी अगर आपके नाम से अगर आपको लगता है जो कोई संदेह है आपको जो मेरे नाम से कोई एफआईआर होने वाला है, उस समय आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं जो कि आपको प्रिवेंट करता है जो आप जेल जाने से पहले ही अपना बेल सेव कर लें, बेल ले लें आप कोर्ट से। लेकिन यहां पे कहा गया जो बेल ना के बराबर मिलेगा यहां पे। तो बताओ ये एक्ट आपका सिर्फ एक पर्सन की बात सुन रहा है, दूसरे पर्सन की बात तो सुन ही नहीं रहा। ये कैसा कानून है, ये कैसा लॉ है? लेकिन इसके बावजूद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो है यहां पे चैलेंज किया गया
जो भी यहाँ पे चेंजेस हुआ सेक्शन 18A के अंदर, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जब पार्लियामेंट में ये चीजें पास हो चुकी थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये चीजें कहने का बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि अगर वो फिर से कोई जजमेंट देते, फिर से कोई डायरेक्शन देते, फिर से उसे पार्लियामेंट में चेंज कर लिया जाता, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल इंटरप्रिटेशन दिया पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 18A इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड, क्योंकि पार्लियामेंट में पास किया गया है और पार्लियामेंट कैन ओवरराइड द जुडिशियल डायरेक्शन। हाउएवर, courts can grant anticipatory bail if no prima facie case is made out and allegation are patently false or motivated। यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सिंगल लाइन ये कहा गया, जो ठीक है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है सेक्शन 18A जो इन्होंने एप्लीकेबल किया है, लेकिन और पार्लियामेंट जो है वो ओवरराइड कर सकता है जुडिशियल के डायरेक्शन को, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो है वो एंटीसिपेटरी बेल दिया जाएगा अगर प्राइमा फेशिया अगर केस जो है वो नहीं बनता है और ये देखा जाता है जो कोई फॉल्स या मोटिवेटेड जो है वो केस बनाया गया है, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दिया जाएगा और उन्हें जरूर, ये मैटर ऑफ राइट है और बेल जो है एक तरह से किसी भी एक्यूज पर्सन का राइट बनता है, तो उन्हें वहां पे दिया जाएगा। देखिए यूजीसी के द्वारा सेम कहानी जो है वो फिर से दोहराया गया, क्योंकि उन्हें रिसेंट की 2 घटनाओं के को उन्होंने माइंड में लेते हुए यहां पे आया है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 और इसे अप्लाई कर दिया गया है। ये आपका 15 जनवरी से एप्लीकेबल हो गया है। इसमें भी सेम बातें कही गई है, जो SC/ST एक्ट की बातें जो थी वही सेम बातें इसमें भी कही गई है। उन्हीं के द्वारा ST, SC, OBC इन के द्वारा अगर कोई भी कंप्लेन किया जाता है, इन छात्रों के द्वारा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें अगर किसी भी बच्चे के द्वारा, किसी भी छात्र के द्वारा जो कि ST, SC, OBC से हैं, अगर उनके द्वारा कोई भी कंप्लेन किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी एक्यूज पर्सन है, जो भी जिसके नाम से कंप्लेन आया है, उस पर्सन के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बाद में अगर ये भी पता चल जाए ये जो कंप्लेन किया गया है वो गलत कंप्लेन था, तो ऐसे कंडीशन में जो भी कंप्लेन करने वाला है उस पर्सन का नाम भी यहां पे बताया नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे उसके नाम को भी जो है वो हिडन रखा गया है, उस नाम को भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और बाकी उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। तो मतलब डायरेक्टली एक कंप्लेन के बाद चाहे वो किसी के नाम से आए कंप्लेन, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये बात यहां पे इस रेगुलेशन के अंदर जो है लाया गया है, लेकिन यहां पे बातें ये उठ रही है जब SC/ST एक्ट ऑलरेडी एप्लीकेबल है, ऑलरेडी ये एक्ट है हमारे लॉ के अंदर, तो फिर इस तरह के रेगुलेशन को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर लाने का क्या मतलब बनता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट आएगा जो कोई न्यू जनरेशन का बॉय जो कि आज की डेट में फर्स्ट टाइम वो किसी हायर एजुकेशन में गया है और अभी अभी एडमिशन लिया है, अगर उसके नाम से कोई गलत कंप्लेन आ गया तो उसके पास बचने के रास्ते कम हो जाएंगे और उसका कंप्लेन होने पे हो सकता है उसे जेल जाना पड़े और उसका पूरा कैरियर जो है वो वहां पे खराब हो जाए। तो इस तरह के एक्ट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्यों लाया गया, ये बातें बहुत ज्यादा खड़ी हो रही है। इस पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस यूजीसी के रेगुलेशन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी फिलहाल के लिए इसके लिए अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास PIL फाइल किया गया है और इसमें यह कहा गया है जो यहां पे कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन हो रहा है। तो ये सेम बातें हैं जो कि हमने देखा SC/ST एक्ट में भी जब फाइल किया गया केस और उस केस पे जब चर्चा हुई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया, तब क्या हुआ, यही सारी बातें फिर से इसमें ना दोहराया जाए, इसलिए कहीं ना कहीं इसे ध्यान से देखना जरूरी है और इसके बारे में जानकारी भी आपके पास होना चाहिए। आप अपने बच्चों को, आप अपने जो भी रिश्तेदार हैं, जो फैमिली हैं, उनको जरूर ये चीज शेयर करें, क्योंकि हो सकता है जो एक सिंगल कंप्लेन से उनका करियर बर्बाद हो जाए। बाकी आपकी इसमें क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।